फ्रेंड्स, मैं हूं अलगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसको काफ़ी लगभग एक साल पूरा हो गया है। आपको बता दें कि इसमें अब एक अहम भूमिका निकल के आई है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने में भारत निभा सकता है अहम रोल। और वो कैसे निभाएगा वो चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट एन ब्रिंक ने बुधवार को भारत को लेकर एक बड़ा ही अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और G20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को ख़त्म करने में अहम योगदान दे सकता है। अब वो योगदान कैसे दे सकता है, तो चलिए आइए जानते हैं कि कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है और साथ ही ग्लोबल साउथ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की जमीन तैयार करती है कि वह संकट को खत्म करने में भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्रता और लोकतंत्र समर्थन के लिए भारत समेत दुनिया भर में अपने सभी साझेदारों और सहयोगियों के साथ काम करने की उम्मीद रखता है। ब्रिंक ने कहा कि कभी से हर दिन मैं दो चीज़ें देखती हूँ: जंग के विनाशकारी प्रभाव और यूक्रेनी लोगों की क्षमता और झूरापन। राजदूत ने साथ ही साथ ये भी बताया कि वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की एक आकांक्षाएं और G20 की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य थीम के जरिए सामूहिक कार्यवाही उसका आह्वान उस भावना को दर्शाता है जो शांति हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध को वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अंकित बुनियादी सिद्धांतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता के साथ देश के नेतृत्व वैश्विक घटनाक्रम को आकार देने के लिए अहम है, जिसमें यूक्रेन जैसे स्थानों भी शामिल है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अब तक निंदा नहीं की है और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत संघर्ष वार्ता और कूटनीति के जरिए समाधान करने पर जोर दे रहा है। पिछले साल सितंबर में उज्बेकिस्तान के शहर में समरकंद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। साथ ही उन्होंने रूसी नेता को संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। ब्रिंक ने कहा कि मैं जानती हूं कि भारत के लोग संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं और भारत के नेताओं ने इन आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बात की है। ब्रिंक लोकतंत्र और कानून शासन पर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों के लिए भी भारत की सराहना की है। और इस बीच यूक्रेन और रूस ने विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक हमले की तैयारी करने का एक दूसरे पर आरोप लगाया है। अब दोनों पक्षों में किसी ने भी इस आसन खतरे के अपने दाव के समर्थन पर साक्ष्य नहीं मुहैया किया। यह परमाणु संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन में है और इस पर रूसी सैनिकों का कब्जा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब आरंभ हुआ था और क्या था रीजन जिससे यह इतना लंबा और अब तक ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। फरवरी 2000 में शुरू हुआ था 2014 में शुरू हुआ एक निरंतर और लंबा संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और दूसरी तरफ यूक्रेन और उसकी समर्थक सेनाएं शामिल हैं। अब युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष रूप से 2021 से 2022 तक बढ़ा उठा, जब यह स्पष्ट हो गया कि रूस और यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है। अब फरवरी 2022 में संकट गहरा गया और रूस को वश में करने के लिए राजनयिक वार्ता विफल हो गई और इसी की परिणति रूस में 22 फरवरी 2022 को अलगाववादियों नियंत्रित क्षेत्रों में सेना के स्थानांतरण के रूप में हुई। मार्च और अप्रैल 2021 में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के पास हजारों सैनिकों और सैन्य उपकरणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो 2014 में क्रीमिया के देश के कब्जे के बाद उच्चतम बल जुटाने का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसने एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को जन्म दिया और संभावित आक्रमण पर चिंता उत्पन्न की। सैटेलाइट इमेजरी ने कवच मिसाइलों और अन्य भारी हथियारों की गतिविधियों को दिखाया और जून तक सैनिकों को आंशिक रूप से हटा दिया गया। अक्टूबर और नवंबर में 2021 में संकट का नवीनीकरण किया गया, जब दिसंबर तक सीमा के पास 1 लाख से अधिक रूसी सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया गया।
24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया और यह हमला लंबे वक्त तक चले रहे सैन्य निर्माण और पूर्व यूक्रेन के डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक की सुरक्षा के नाम पर हुआ। अब आपको बताते हैं कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एक स्वघोषित अर्ध राज्य पूर्व यूक्रेनी ओब्लास्ट डोनेट्स्क में है। यह केवल दक्षिण ओसेशिया और पड़ोसी लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक एलपीआर द्वारा आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है और डोनेट्स्क राजधानी की शहर और सबसे बड़ा डीपीआर शहर है। दिनिस पुलिसिन 2016 में डीपीआर के राज्य के प्रमुख हैं। 2014 में यूक्रेनी क्रांति के बाद लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक्स और रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया के साथ डीपीआर ने 2014 में यूक्रेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अब यूक्रेन और डीपीआर और एलपीआर के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्ष स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शुरू हुआ। एलपीआर और डीपीआर को रूस में से सहायता मिली। नाटो और यूक्रेन के अनुसार रूस ने डीपीआर विद्रोहियों को सैन्य सहायता भी प्रदान की, लेकिन रूस ने इस दावे का खंडन किया और यूक्रेन डीपीआर और एलपीआर दोनों को आतंकवादी संगठन मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या सरकारों द्वारा यह समर्थित नहीं है। मिन्स्क समझौता फरवरी 2015 में हस्तांतरित एलपीआर रूस और ओएसियाई यूक्रेन द्वारा हस्तांतरित का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना और विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को यूक्रेन में फिर से एकीकृत करने के बदले में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। लेकिन समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। रूस ने फरवरी 2016 से डीपीआर द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र और डिप्लोमा, जन्म और मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र और कार पंजीकरण प्लेट को मान्यता दी है और कहा कि यह जारी रहेगा। और नाटो, यूक्रेनी और पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि नियमित रूसी इकाइयों और डीपीआर एलपीआर की सहायता कर रही है, जो कि आधुनिक रूसी टैंक और तोपखाने संचालित करती है। स्वयंसेवक डीपीआर और एलपीआर की मदद कर रहे हैं। डोनेट्स्क और पीपल्स रिपब्लिक के परिणाम स्वरूप यूक्रेन और रूसी सैन्य हस्तक्षेप लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक क्रीमिया का स्वायत्त गणराज्य और सेवस्तोपोल को इनमें से एक माना जाता है। डीपीआर और यूक्रेन सरकार का अनुमान है कि लगभग 20 लाख लोग डोनेट्स्क ओब्लास्ट की कुल आबादी आधे से अधिक और डीपीआर के कब्जे वाले क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि विद्रोहियों का अधिकांश डोनेट्स्क ओब्लास्ट पर नियंत्रण नहीं है। केवल 6,853 वर्ग किलोमीटर नियंत्रित कर चुके हैं। उन्होंने डोनेट्स्क और होर्विलकर जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी 2022 को डोनेट्स्क को मान्यता दी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी 2022 को लुहानस्क को मान्यता दी थी। अब आपको बता दें कि डोनेट्स्क में युद्ध यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में एक सशस्त्र संघर्ष है जो व्यापक रूस और यूक्रेनी युद्ध का हिस्सा है। मार्च 2014 में यूरोमेडन विरोध आंदोलन और बाद में क्रांति के तुरंत बाद रूस समर्थक सरकार विरोधी अलगाववादी समूहों द्वारा विरोध यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहानस्क ओब्लास्ट में हुआ, जिसे सामूहिक रूप से डोनाबास कहा जाता है। और ये प्रदर्शन उसकी समय आसपास शुरू हुए जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक रूसी समर्थक विरोध का हिस्सा था। डोनेट्स्क और लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा करते हुए सशस्त्र रूसी समर्थित अलगाववादी समूह ने डोनाबास में सरकारी भावनाओं को जब्त किया, जिससे यूक्रेनी सरकारी बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ। इसमें आपको बता देते हैं कि हम 24 फरवरी 2022 को रूस ने रूस यूक्रेनी युद्ध के एक प्रमुख विस्तार में यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर युद्ध किया। आक्रमण करने के साथ साथ 2014 में शुरू हुआ था। इस आक्रमण के दोनों पक्षों में हजारों मौतें हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया। जून तक लगभग 8 मिलियन यूक्रेनियन अपने देश के भीतर विस्थापित हो गए थे और फरवरी 2023 तक 8 मिलियन से अधिक देश छोड़कर भाग गए थे।